Today we are going to start our first topic, which is known as electrostatics. Electrostatics basically दो वर्ड से बना है. One is electro and second is statics. Electro means electric force and statics means stationary charges. So the study of electric forces which is experienced due to these stationary charges is electrostatics. सो इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे. वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकंड इज स्टेशनरी चार्जेस. सो इलेक्ट्रिक फोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज फोर्स. फोर्स क्या होती है? फोर्स को हम सिंप्लीफाइड ढंग से एक्सप्लेन करते हैं. लेट्स लेते हैं एक मास लेते हैं एम, उसको मैं पुश करता हूं. पुश करने से क्या होता है? दिस मास मूव्स. सिमिलरली सेकंड केस लेता हूं, सेम मास को मैं पुल करता हूं. पुल करने से क्या होता है? दिस मास मूव्स. सो इन फर्स्ट केस दिस पुश इज द फोर्स बिकॉज इट causes द मास टू मूव्स. सेकंड केस दिस पुल इज द फोर्स बिकॉज इट causes द मास टू मूव. सो हम कह सकते हैं एनीथिंग विच causes द बॉडी टू मूव और एक्सेलरेट इज द फोर्स. सो हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है दैट इज मूविंग बिकॉज सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. So this force may be any type. This can be mechanical force, this can be electrical force, this can be gravitational force, this can be spring force. So it can be any kind of force. But whenever there is movement, the reason behind that movement is force. We have to find out what kind of force is acting and causing the body to accelerate. So let's understand few of the examples. First case, the bus is moving. सेकंड केस, एक स्प्रिंग के साथ हमने एक मास को अटैच किया और हम उस स्प्रिंग को पुल करते हैं. पुल करने के बाद उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि इट विल मूव टूवर्ड्स द स्प्रिंग. थर्ड केस लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट पे ले जाता हूं और उसको ड्रॉप करता हूं तो इट विल अप्रोच टूवर्ड्स द अर्थ. इन ऑल द थ्री केसेस वन थिंग दैट इज कॉमन इज मूवमेंट. सभी केसेस में मूवमेंट हो रही है. जब भी किसी बॉडी में मूवमेंट होती है द रीजन बिहाइंड दैट मूवमेंट इज फोर्स. बट इन ऑल द थ्री केसेस द फोर्स इज डिफरेंट. फर्स्ट केस देयर इज मैकेनिकल फोर्स, सेकंड केस देयर इज स्प्रिंग फोर्स, थर्ड केस देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइव्स हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स. For calculating the force we have the equation F is equal to ma, where F is the force, m is the mass and a is the acceleration. So हम कोई भी दो वैल्यूज को फाइंड आउट करके थर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमारे पास कोई भी बॉडी जो मूव कर रही होगी, अगर हम उसका मास और एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें तो हम उसकी फोर्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. Now the question arrives how to calculate the mass and the acceleration of any moving body. एक्सेलरेशन के ऊपर पहले आते हैं हम. एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो हमें किसी भी बॉडी जो मूव कर रही है उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम उसकी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नो द क्वेश्चन अराइव्स हाउ टू कैलकुलेट द वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करती है वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होती है, कवर करती है, दैट इज वेलोसिटी. और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्केल को, और टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लॉक को. सो हम बाय यूजिंग द क्लॉक एंड द स्केल वी कैन इजिली फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी. सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड. सो अब हम एक्सेलरेशन के ऊपर आते हैं. सपोज करते हैं एक बस जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 1 घंटे बाद वो मूव करती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इस केस में उसकी एक्सेलरेशन 1 घंटे में कितनी हुई? 30 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. सो हमने एक्सेलरेशन को इस तरह से फाइंड आउट कर लिया. तो हम किसी भी मूविंग बॉडी की एक्सेलरेशन को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय नोइंग इट्स
final velocity and initial velocity. So the question arrives, how to calculate the mass. मास किसी भी ऑब्जेक्ट का हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग दैट मास ऑन द वेइंग स्केल. वेइंग स्केल के ऊपर रख के हम उसके मास को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस तरह से हम कोई भी मूविंग बॉडी की फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं इस इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा, विच इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma. सपोज करते हैं एक स्मॉल मास लेता हूं, उसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं F1. F1 अप्लाई करने से क्या होता है, दिस मास मूव्स. सो हम मास की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके इस फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने फोर्स को फाइंड आउट कर लिया. नो सेम फोर्स को हम एक बहुत बड़ा मास लेते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं. नो इस केस में जो फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दिस मास. मास जो है हमारा मूव नहीं कर पाता, बट वी आर अप्लाइंग द फोर्स. तो इस इक्वेशन में हमारी एक्सेलरेशन मूवमेंट जीरो है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी. तो इस इक्वेशन में जो फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी. लेकिन एक्चुअल में वी आर अप्लाइंग द फोर्स, सो हाउ द वैल्यू कम्स जीरो. ये बड़ा वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, मास से मूव कर रहा है नहीं कर पा रहा. तो लेकिन इस हम एक्चुअल में तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये फोर्स तो जीरो दिखा रहा है. तो इसकी एक रीजन है कि ये इक्वेशन हमें हमेशा नेट फोर्स देती है. नेट फोर्स जो बॉडी को मूव कराती है, दैट दिस इक्वेशन शोज. सो ऑलवेज रिमेंबर, जो फोर्स F is equal to ma will always give us the value of the force that is the net force.